ये कवर पेज आप देख पा रहे हैं कक्षा 9 की पुस्तक का, जो कि राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के शीर्षक के साथ में है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा ये कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। इस पुस्तक से सीधे सीधे सवाल अपने को कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिले हैं और आगामी परीक्षाओं में भी हम उम्मीद करते हैं कि इस पुस्तक से सवाल देखने को मिलेंगे। तो क्यों ना बारी बारी इस पुस्तक के 6-7 चैप्टर है उनको पढ़ लिया जाए, जिसमें चैप्टर में अपन देखेंगे सबसे पहला अध्याय इसमें रहेगा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में नसीराबाद में क्रांति देखेंगे, हम नीमच में क्रांति देखेंगे, एरिनपुरा और आउवा की क्रांति के बारे में जानेंगे, मेवाड़ में क्रांति की गूंज किस प्रकार रही वो भी जानेंगे, कोटा में क्रांति और राज्य में क्रांति की कुल मिला के जो गूंज रही उसमें सलूम्बर और कोठारिया का योगदान भी देखेंगे। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण भी देखेंगे और इसकी असफलता के परिणाम भी हम देखेंगे। दूसरे अध्याय में राजस्थान के क्रांतिकारी, जिनमें डोंगजी जवार जी, सीकर से लोटू जी, निठारवाल, सीकर, अमरचंद बांटिया, इस प्रकार हम सभी क्रांतिकारियों के बारे में जानेंगे। फिर अगले अध्याय में हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में, जिसमें बिजोलिया का है, बेगू का है, मेवाड़, भरतपुर, मेव, अलवर किसान आंदोलन, नीमूचनावाला हत्याकांड। फिर अगले अध्याय में हम जनजातियों के आंदोलन के बारे में देखेंगे। फिर हम जन जागृति के परिणाम स्वरूप हुए प्रजामंडल आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर हम राजस्थान के वर्तमान स्वरूप के बारे में जानेंगे। फिर हम राजस्थान की शौर्य परंपरा, जिसमें शौर्य परंपरा की निरंतरता को देखते हुए हम परमवीर चक्र विजेताओं की श्रेणी में किन किन महापुरुषों के नाम हैं उनके बारे में देखेंगे। शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत, मेजर शैतान सिंह, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और ये पुस्तक आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी और ई फॉर्मेट में भी आप इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आज की चर्चा का पहला अध्याय रहेगा 1857 की क्रांति। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बार की तो मराठाओं ने भर दिया। मराठाओं ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा व गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया, अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया। मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र किया। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह से और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया। 1724 के बाद मराठा आक्रमणों में तेजी आई। इसी बीच अप्रैल 1734 में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। ये राजस्थान में मराठाओं का पहला हस्तक्षेप। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठाओं को आमंत्रित करने का ये प्रथम अवसर था। बाद में तो राजस्थान में मराठाओं का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। फिर हम देखते हैं 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठाओं को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहाँ धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं, सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। जैसे बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने हुआ था। नादिर शाह के आक्रमण के समय राजस्थान के किस लोक देवता ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? सोचिए। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठाओं ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी क्या है तो मराठा द्वारा राजस्थान में वसूले जाने वाले कर। 1732 ईस्वी में सवाई जय सिंह और मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठाओं ने घेर लिया। जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली
28 परगने मराठाओं को देने पड़े। जयसिंह ने कितने परगने मराठाओं को दिए? 28 परगने। तथ्यात्मक प्रश्न। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों में मराठाओं का प्रभुत्व हो गया। राजस्थान में बढ़ते मराठाओं के हस्तक्षेप ने जयसिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठाओं से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठाओं ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठाओं को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। अतः जुलाई 1734 जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर एकत्र हुए और 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु पर्यंत मराठाओं के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्र होना तय किया। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली, परंतु इस सम्मेलन में वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था। प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। ये मेंस के लिए कुछ पॉइंट्स है हुरडा सम्मेलन के असफल होने के कारण, तो उसमें अपन नोट कर सकते हैं। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठाओं को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। हुरडा सम्मेलन के बाद का पहला प्रयास था ये 1735 का। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार व चौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जयसिंह ने मराठाओं और मुगल सम्राट में समझौता करवाना चाहा, पर वह असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम ये निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठाओं के भी करदाता बन गए। 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए दुर्साय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठाओं को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 में मराठाओं ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर और जैतारण परगनों में चौथ वसूल करना प्रारंभ कर दिया। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठाओं को परास्त किया। 1791 के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। कहीं न कहीं यहीं से अंग्रेजों के साथ राजस्थान के राजा संधि करने के लिए मजबूर हुए थे। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया, परंतु रियासती घरानों में आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। 1795 में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया, अतः उनका अन्य शासकीय समूहों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों में आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, वह असफल रहे। यहाँ से अंग्रेज आना प्रारंभ हो जाते हैं कहीं न कहीं राजस्थान में। 1793 से 1813 के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता व उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों में भाड़ेत सैनिक, जो ज़्यादातर मराठा हुआ करते थे, भाड़ेत सैनिकों ने ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य में आर्थिक संकट, श्रीलंका की जैसी हालत। राजस्थान के शासकों ने मराठाओं के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठाओं के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने के प्रयास शुरू कर दिए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हुआ।
1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। मराठाओं की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठाओं की अधीनता से मुक्ति का स्वर्ण अवसर प्रदान कर दिया। 1803 की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे, कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये अंग्रेजों और राजस्थान के राजाओं को हुई संधियों की शर्तें थीं। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1811 में सैटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठाओं, अमेरिका पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु ये तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाता और पिंडारियों की आंतरिक संगति का दमन। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि वे राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इधर मेटकॉफ का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही के राज्य से संधि की गई। ये पूरी कहानी आपको संभवतः मालूम हो रही होगी। इस प्रकार 1817 से 1823 5 साल के दौरान राजस्थान के स्थापित ये ब्रिटिश आधिपत्य 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा। यहाँ से बनने वाले कई सारे सवाल हैं जिनमें हाईलाइट किया हुआ पोर्शन है प्री और मेंस की दृष्टि से। अब हम कुछ राजाओं को देखते हैं जो तात्कालिक रियासतों को संभाला करते थे। कोटा रियासत राम सिंह, जयपुर रियासत से तख्त सिंह, भरतपुर रियासत से जसवंत सिंह, उदयपुर से स्वरूप सिंह, जयपुर रियासत से राम सिंह द्वितीय, सिरोही से शिव सिंह, धौलपुर से भगवंत सिंह, बीकानेर से सरदार सिंह, करौली से मदनपाल, टोंक से नवाब वजीरुद्दौला। क्या ये विद्रोहियों की साइड में थे या अंग्रेजों की साइड में थे? 1857 की क्रांति वाले चैप्टर में आप सोचो तो। बूंदी से राम सिंह, अलवर से विनय सिंह, जैसलमेर से रणजीत सिंह, झालावाड़ से पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ से दलपत सिंह, बांसवाड़ा से लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर से उदय सिंह। तो ये मिलान के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थीं। इनमें से 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम शासित थी। इन राज्यों के साथ की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थीं, कुछ विशिष्ट जो इस राज्य से संबंधित थी। संधि की कुछ शर्तों को अगर देखें तो संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार ली। सर्वोपरि अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही ये आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट राज्य के उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कालांतर में करने लगे, जिसका परिणाम 1857 की क्रांति कहीं न कहीं देखी जा सकती है। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को सुपुर्द कर देंगे। अंग्रेजों द्वारा वार्षिक खिराज देने के संबंध में संबंधी धारा सभी
राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। कितना खिराज के रूप में पैसा वसूला जाएगा अंग्रेजों के द्वारा एक राज्य से वार्षिक, उसकी शर्तें सबसे अलग अलग रखी गई थी। खिराज की यह राशि निर्धारित करने के लिए मराठाओं को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया। बेस तो कहीं न कहीं वही रहेगा। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई, पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। उपर्युक्त संधियों का राजस्थान के राजाओं पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। यहाँ से शुरू होते हैं 1857 की क्रांति के कारण, जो कि राजनीतिक कारण के तौर पे अपन लिख सकते हैं। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। शासन कार्य और अधिकारियों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए, सर्वे सर्वा। कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए जाते थे। अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांबर और मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। शांति और व्यवस्था बनाए रख ये आर्थिक कारण है। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी, जिनका खर्च राज्यों को ही वहन करना पड़ता था। भारी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चे थोपे जाने के फलस्वरूप राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। ये कहीं न कहीं राज्य के राजनीतिक और आर्थिक कारण थे। फिर हम देखते हैं राजस्थान में शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 में संधि की थी। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमजोर हुई। यथा सामंतों की सैनिक सेवा के बदले उनसे नकद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे जागीर के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते। सामंत व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उनसे व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान किया करते थे। उनके इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया, अर्थात सामंतों की जो आमदनी होती थी उसको खत्म कर दिया गया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र के नेतृत्व सामंत के पास था तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी, किंतु 19वीं सदी के बाद जागीरदार क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। अब वे उतने प्रभावशाली नहीं रहे। जस्ट लाइक सीआर इन कॉलेज, सीआर बनाया जाता है, सीआर किसी कारण से हटा दिया जाए, या फिर आप स्कूल में क्लास मॉनिटर देख लो, मॉनिटर कोई दूसरे टीचर बना के किसी और स्टूडेंट को बना दे, पहले वाले की क्या दशा होगी। उसी की भांति सामंतों की थी। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। डूंगरपुर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप इस प्रकार किया इन्होंने। इससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा, यहाँ से आता है जनता का। सामंत का देख लिया, राजा का देख लिया, अब जनता का रुख देख रहे हैं। वहां से जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इस प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। कोटा में अंग्रेजों के तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर खड़े हो गए। अलवर भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां के अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि शासक के अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था, क्योंकि ये शर्तें थी। राजा अवयस्क होगा तो सारे कार्य पॉलिटिकल एजेंट अर्थात अंग्रेज खुद संभालेंगे। जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी
सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों, कुरीतियों को समाप्त करने के विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता ये समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। अंग्रेजों के सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात, राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। ये निष्कर्ष में भी लिखा जा सकता है और इंट्रो में भी आप मॉडिफाई करके लिख सकते हो मेंस के आंसर में। ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों, साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये क्रांति के कारणों के रूप में लिख सकते हैं। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे। उन शासकों एवं सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, राघोदास, सांधु गांगाजी, महाकवि सूर्यमल मिश्रण आदि के नाम उल्लेखनीय है। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था, मात्र चिंगारी की कमी महसूस हो रही थी। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियाँ हुआ करती थी। छावनी देखने से पहले हम देखते हैं राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कोटा बर्तन, पश्चिमी राजस्थान में कोटा बोलते हैं बर्तन रखने के स्थान को जिसमें बर्तन रखे जाते हैं। कोटा मेजर बर्टन, जोधपुर मैक मेसन, ये वही है जिसको आउआ के किले पर मार के टांग दिया जाता है। इसके बारे में कहाँ भी जब गीत भी गाए जाते हैं, ढोल बाजे, चंग बाजे, भेड़ो बाजे, बांक्यो, मेक मसन मार किले मत टांकियो, ऐसा करके। भरतपुर में मॉरिसन, जयपुर में ईडन, उदयपुर में शॉवर्स, जहाँ झील होगी वहीं शॉवर ले सकते हैं, बाकी तो बाल्टी से नहाना पड़ता है। सिरोही में जेडी हॉल, ये वही है जो भाग जाता है क्रांतिकारियों के भय से। आगे पढ़ते हैं हम इनके बारे में। हम जानते हैं छावनियाँ कौन कौन सी थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। इन छावनियों में से एक प्रश्न पूछा गया था, कौन सी छावनी सबसे शक्तिशाली या ताकतवर थी, किस बेस पे है, तो आप इसका उत्तर दीजिएगा। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे, अपने ही अपनों के विरुद्ध। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को ये आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में घुसने न दे और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उनका कठोरतापूर्वक दमन करें। बात करते हैं नसीराबाद में क्रांति की। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ? पहला प्रश्न यही से, तो वो हुआ नसीराबाद से। क्या कारण रहे होंगे? उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है हाल ही के एग्जाम में। भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा बम्बई लांसर्स के सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई, अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहाँ से नसीराबाद भेज दिया गया। इससे सैनिकों के मन में ये धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। इन दिनों बाजार और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीर के वेश में आए राजस्थान
राजस्थान आए साधु और फकीरों ने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया। बाद में जब ये बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबेरी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लॉक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए। लॉक और हार्डी घायल हो गए। स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबेरी मारे गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। तो यहाँ से भाग के शरण कहाँ ली? ब्यावर में शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई और इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में डेरा डाले। अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया जिससे अंग्रेज परास्त हुए। ये प्रश्न पूछा कम ही जाता है, पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब पहुंची। तो 18 जून 1857 को विप्लवी कहाँ पहुंचे? दिल्ली। नीमच में क्रांति की बात करें, अगर नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए और उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निमाहड़े पहुंचे, जहां उनका जनता ने बड़ा स्वागत किया। शाहपुरा से निमाहड़ा। तत्पश्चात क्रांतिकारी वहां से देवली, टोंक व आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर इनका स्वागत किया गया और संख्या में भी वृद्धि होती गई। नीमच के क्रांतिकारी चले जाने के पश्चात AGG लॉरेंस के निर्देश पर कैप्टन सॉवर्स उदयपुर ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौज की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया गया। एरिनपुरा और आउआ की क्रांति के बारे में जानते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 को क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर चल दिए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आउआ पाली जिले में स्थित एक गांव है जहां के ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। आउआ का ठाकुर मारवाड़ के शासक का शक्तिशाली सामंत हुआ करते थे। वह अंग्रेजों व जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आउआ आ पहुंचे। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आउआ भेजी। 8 सितंबर 1857 को आउआ के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया तथा सिंघवी कुशलराज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोप व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात AGG लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं आउआ आया। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद जब क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए, जॉर्ज लॉरेंस आउआ की पराजय को भूल नहीं सका। इसलिए आउआ के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आउआ भेजी। 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने आउआ पर आक्रमण कर दिया।
दोनों सेनाओं के भीषण संघर्ष के दरमियान ठाकुर खुशहाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर सलूम्बर चले गए। उसके जाते ही ब्रिटिश फौज ने आहुआ के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा तथा आहुआ के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आहुआ के मंदिरों मूर्तियों को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया और वहाँ के निवासियों में भीषण अत्याचार किए। आहुआ में सुगाली माता की मूर्ति प्रसिद्ध है, कामेश्वर महादेव का मंदिर। आप इनसे संबंधित देखिएगा। काले गोरों का युद्ध कौन सा है। मेवाड़ में क्रांति की गूंज। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफ़ी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर तक पहुंच चुकी थी, अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी। किंतु मेवाड़ की महाराणा के सूझबूझ ने अंग्रेज कप्तान शॉवर्स के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः दोनों एक दूसरे के सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करे तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान शॉवर्स को निर्देश की पालना करे। दूसरी ओर कप्तान शॉवर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयास करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। महाराजा बोल रहे हैं शॉवर्स के ऑर्डर माने जाए। यहाँ तक कि सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारियों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उनकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा को किसी प्रतिद्वंदी को बिठा देंगे। तब कप्तान शॉवर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी, यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपूताने से ही निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान शॉवर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए। कोटा में क्रांति। राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 की क्रांति में कोटा महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण था कि पॉलिटिकल एजेंट बर्टन ने कोटा महाराव को ये सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं हैं, उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः ऐसे अफसरों को पद से हटाकर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दिया जाए, उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की बात की थी वो थे जयदयाल, रतनलाल और जियालाल। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई वह किसी प्रकार महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों में प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे। उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। तदनुसार 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों में क्रांति का बिगुल बजा दिया। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। क्रांतिकारी ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। महाराव के महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जिसमें 9 शर्तें थीं। इसमें से एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक कि करौली के सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो पाई। क्रांतिकारियों और महाराज को मिलाने वाले महंत थे, वो कौन थे? इसका उत्तर दीजिए आप। क्रांतिकारियों को कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। क्रांतिकारियों के अधिकार में ही रहा 6 माह तक कोटा। उन्होंने सरकारी गोदाम, बंगले, दुकान, अस्त्र शस्त्र भंडार आदि को लूटा और उनमें आग लगा दी, जिन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है क्रांतिकारियों कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया। ये स्थिति तब तक बनी रही जब मेजर H.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से बाहर निकलने को विवश कर दिया। तब जाकर कोटा के क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त करवाया जा सका। क्रांतिकारी नेता तथा विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए और जयदयाल को गिरफ्तार कर तोप से उड़ा दिया गया। अन्य राज्यों में क्रांति की
बात करें तो राज्य में 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़, कोटा तक ही सीमित नहीं रही, अपितु इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। भरतपुर, जो आगरा व मथुरा के काफ़ी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेना ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि उनकी उपस्थिति से नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। महाराजा की सलाह पर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सेना की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुजर व मेवाती जनता क्रांति से पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहां के लाल किले की चारदीवारी तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में ये विश्वास भर गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधि पनपने लगी। अलवर रियासत के गांवों में गुजरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों में शासकों को काफ़ी परेशान किया। धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक अधिकारी राजा के साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहां के राजा को घेरकर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांगें स्वीकार करनी पड़ी। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र व हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर लिया। ये स्थिति तब तक बनी रही जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हो गई। जयपुर के महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने यह सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखें, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां तथा सादुल खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराज को मालूम हो गई, अतः उन्होंने सादुल खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह किया। टोंक का नवाब अंग्रेजों का साथ था, मगर नवाब की सेना नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता के लिए नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। सलुम्बर और कोठारिया का योगदान किस प्रकार रहा? अब वह जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंतों सलुम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोध सिंह का 1857 की क्रांति में अपूर्व योगदान रहा। ये सही है कि मारवाड़ के सामंत की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलुम्बर और कोठारिया के रावतों ने यहाँ शरण दी थी। इन्होंने क्रांतिकारियों के परिवार को भी आश्रय दिया। सलुम्बर के रावत केसरी सिंह आसपास के जागीरदारों को लेकर अहुआ के ठाकुर ने स्वतंत्र यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उनका खुलकर विरोध किया। एजीजी लॉरेंस ने केसरी सिंह व ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि उनके विरुद्ध कार्रवाई करे, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेजों द्वारा अहुआ गांव को तहस नहस कर दिया गया तथा अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। तब कोठारिया के राव जोध सिंह ने उनको गले लगाया। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब व उनके परिवार को शरण दी, सब प्रकार के सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर भावी परिणामों की चिंता न कर सलुम्बर व कोठारिया के रावतों ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया। अगस्त 1857 तक समस्त
भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया और भारत के सभी नरेशों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत किया। अंग्रेजों ने सम्मान में भव्य दावत दी। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्र संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रचार ये परिणाम में लिखे जा सकते हैं। नए मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां, वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा। इसमें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस तरह के कार्य होने लगे, जिससे राजपूतों का महत्व कम होता गया। राजस्थान में नरेश और जागीरदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरह निर्भर हो गए थे। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, जो कि मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उनको एक नज़र में देखते हैं। राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता का सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोह से निपटने का अवसर मिल गया। क्रांति अलग अलग समय। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया और तात्या टोपे का लेट आना भी एक कारण माना जा सकता है। राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया गया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बंटा हुआ था, इस कारण इसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उनमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था। क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क नहीं रहा। इसमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु न तो अंग्रेजों जैसा रणकौशल था और न ही अंग्रेज सैनिकों के समान प्रशिक्षित सैनिक थे। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ा। 1857 की क्रांति के भामाशाह कौन कहे जाते हैं, बताइएगा इसका आंसर। अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। इस कारण इन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति के दमन करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। अब इसके परिणाम देखिए। सन 1857 की क्रांति असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा संधियां जारी रखी। राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दौरा अंकुश हो गया। राजा फिर ब्रिटिश, एक तो रियासती राजा के अधीन, दूसरा अंग्रेजों पर उनका नियंत्रण। परिणाम स्वरूप ये निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वाले अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका की रूपरेखा तैयार की। ये कुछ प्रश्न हैं जो मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिनको लिखने का प्रयास कीजिएगा। हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे 1857 के बचे हुए फैक्ट है उनको लेने की, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दिशा से क्वेश्चन लगाने की। दिशा 2020 जो सभी के पास होगी। तो अगले वीडियो में हम पहले तो लेंगे 1857 की क्रांति के शॉर्ट नोट्स, उसके बाद में तीसरे वीडियो में हम लेंगे 1857 की क्रांति के क्वेश्चन दिशा से। मैंने यहाँ पे वही फैक्ट लिए हैं जो इस किताब में दिए हुए थे। इसके अतिरिक्त जो भी फैक्ट रहेंगे उनको हम अगले वीडियो के शॉर्ट नोट्स में लेंगे और उसके बाद में अंतिम वीडियो में हम दिशा 2020 के क्वेश्चन लेंगे। ये क्लासेस RAS प्रीलिम्स के लिए भी ठीक ठाक महत्वपूर्ण है और वहीं आगे आने वाले EORO के लिए भी और आगामी राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।